नमस्कार, स्वागत है आपका विद्या जोन यूट्यूब चैनल पर। आप यहाँ पर देख रहे हैं रीट प्री 2025 के लिए साइंस का 30 डेज लक्ष्य भेदी एमसीक्यू बैच। और इसमें ये हमारी तीसरी क्लास है। 2 क्लासेज हम इसमें कर चुके हैं, जिसमें सूक्ष्म जीव और सजीव निर्जीव की संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की है। और इस टॉपिक की बात करें जो हम कर चुके हैं, उसमें 60 प्रश्न हमने कंप्लीट किए हैं और वो राजस्थान बोर्ड की पुस्तकें और एनसीईआरटी की पुस्तकों पर आधारित थे। आज की क्लास में भी हम राजस्थान बोर्ड की किताब पर आधारित कुछ एमसीक्यू यानी कि 30 एमसीक्यू की बात करने वाले हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा पौधे के प्रकार एवं विभिन्न भाग। इस किताब से सीधे प्रश्न आते हैं और आप इसको देख सकते हैं। 30 दिन के अंदर हम सभी टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास करेंगे, जिसमें एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड दोनों को लेकर अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, इस क्लास को कंप्लीट देखना है और जितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं उतना ही आपके लिए बेहतर है, क्योंकि ये बिल्कुल आसान वाले टॉपिक हैं। इनमें कोई भी हार्ड प्रश्न वैसे नहीं बनते हैं, तो बिल्कुल आसान आसान से टॉपिक हैं और आसान आसान से प्रश्न यहाँ से आते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, सबसे छोटा पुष्पीय पौधा कौन सा है? सबसे छोटा पुष्पीय पौधा आपको बताना है कि कौन सा पौधा है इसमें से जो सबसे छोटा है। बताइए, देखें ऑप्शन आपके सामने है, वुल्फिया, शेरमन, यूकेलिप्टस, सफेदा और अनुत्तरित वर्षण। तो यहाँ पर अगर बात करें तो सबसे छोटा पुष्पीय पौधे की बात करें तो वो आपके कौन सा है? वुल्फिया। ये सबसे छोटा है। क्या है? सबसे छोटा पौधा है। सबसे छोटा पुष्पीय पौधा कौन सा है? वुल्फिया है। मोटाई के आधार पर अगर बात करें तो ये शेरमन है। इसका नाम है जर्मन शेरमन। क्या नाम है? जर्मन शेरमन। ये मोटाई के आधार पर सबसे बड़ा पेड़ है। इसके आधार पर मोटाई, मोटाई में ये क्या है? सबसे बड़ा है। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर अगर यूकेलिप्टस की बात करें तो यूकेलिप्टस, जिसको आप क्या कहते हैं? सफेदा भी कहते हैं। ये लंबाई में सबसे लंबा पेड़ होता है। यूकेलिप्टस को ही क्या कहते हैं? सफेदा कहते हैं। और ये लंबाई के अंदर क्या है? सबसे लंबा होता है। सफेदा आपने देखा होगा, सबसे लंबा पेड़ है ये। ठीक है। और इसी के साथ अगर बात करें ये जर्मन शेरमन, तो इसका कई बार वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाता है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है सिकोया डेंड्रोन। क्या नाम है? सिकोया डेंड्रोन गिगेंटियम। क्या नाम है? गिगेंटियम। गिगेंटियम, सिकोया डेंड्रोन गिगेंटियम। ये किसका नाम है? जर्मन शेरमन का नाम है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर पूछा सबसे छोटा पुष्पीय पौधा कौन सा हो जाएगा? वुल्फिया, सबसे छोटा पुष्पीय पौधा। ठीक है। हम प्रश्न के चारों ओर की बात भी करते हैं जिसमें आवश्यक होता है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, लंबाई में सबसे लंबा पेड़ कौन सा है? नीम, यूकेलिप्टस, खेजड़ी, जर्मन शेरमन। तो देखो, हमने अभी बात की थी यूकेलिप्टस की, जो कि लंबाई में क्या है? सबसे लंबा है, जिसको सफेदा भी क्या है? कहा जाता है। खेजड़ी है, खेजड़ी के बारे में भी प्रश्न बनता है। ये आपके क्या है? राज्य वृक्ष है। और इसी के साथ इसको राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम आपको पता होगा, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। इसी के साथ इसका जो फल होता है वो क्या कहलाता है? कांगरी कहलाता है। और इसका जो पत्तियां होती हैं, पत्तियां, वो लूम कहलाती हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। और सूखी हुई पत्तियां क्या कहलाती हैं? पनड़ी कहलाती है। सूखा चारा पत्तियों का है, वो पनड़ी कहलाता है। तो ये खेजड़ी के बारे में ध्यान में रखना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, यूकेलिप्टस है। ये लंबाई में क्या है? सबसे लंबा होता है। लंबाई में सबसे लंबा पेड़ होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से पौधे का प्रकार है, यानी कि पौधे के कितने प्रकार होते हैं?
शाक, झाड़ी या शुप, पेड़, वृक्ष, उपयुक्त सभी। तो शाक की विशेषता क्या होती है कि इनका तना है वो हरा होता है और क्या होता है, कोमल होता है। तना हरा और कोमल होता है, ये शाक कहलाते हैं। झाड़ियों में तना क्या होता है, कठोर होता है, कठोर और भूरा होता है, हरा नहीं होता है। वृक्ष की बात करें तो इनका तना कैसा होता है, तना मोटा, कठोर और छाल युक्त होता है। कैसा होता है, छाल युक्त तना पाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारे के सारे पौधों के प्रकार हैं। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शाक कम ऊंचाई, बिल्कुल। कोमल व हरा तना, बिल्कुल सही बात है। झाड़ी मध्यम ऊंचाई, कठोर व भूरा तना, बिल्कुल सही बात है। वृक्ष है लंबे होते हैं, कठोर छाल युक्त तना होता है, ये भी सही बात है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो आपका ऑप्शन उत्तर कौन सा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल आपका कम समय लूंगा और कम समय के अंदर 30 प्रश्न करने का प्रयास करेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा शाक नहीं है? शाक कौन सा नहीं है? अब आपको ये पौधों के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से पौधे हैं वो शाक कैटेगरी में आते हैं, कौन से नहीं आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो शाक कौन से, जिनका तना क्या होता है, हरा होता है, कोमल होता है। तुलसी, तुलसी का पौधा देखा होगा तो ये तुलसी और हल्दी है। इनका तना क्या होता है, तना हरा और कोमल होता है। ठीक है। गेहूं और चावल की बात करें तो इनका भी यही होता है। मेहंदी और गुलाब की अगर बात करें तो मेहंदी और गुलाब क्या किस कैटेगरी में आती हैं, झाड़ी की कैटेगरी में आती हैं। क्यों आती हैं झाड़ी की कैटेगरी में? क्योंकि इनका तना है वो कैसा होता है, भूरा होता है और कठोर होता है, मध्यम ऊंचाई के पौधे हैं ये। मिर्च और टमाटर की बात करें तो मिर्च और टमाटर भी किस में आते हैं, शाक में आते हैं। तो ये शाकीय है और ये भी क्या है, शाकीय है। पहला दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है मेहंदी और गुलाब, ये आपके झाड़ी होते हैं, ये ध्यान में रखना, क्योंकि इनका तना भूरा और कठोर होता है। यही बस इनकी पहचान है। ऊंचाई इनकी क्या होती है, मध्यम ऊंचाई होती है, मध्यम ऊंचाई। ठीक है। और शाक वालों की ऊंचाई क्या होती है, कम होती है। ऊंचाई क्या होती है, कम होती है। आगे बढ़ो। अगला प्रश्न देखो, खेतों बगीचों आदि में मुख्य पौधों के साथ साथ उगने वाले अनचाहे पौधे क्या कहलाते हैं? तो अनचाहे पौधे चाहे खेत में उगे, चाहे बगीचे में उगे, और इन बगीचे और खेतों में जो मुख्य फसल होती है, मुख्य फसल बोते हैं तो उसके साथ में कुछ अनचाहे अवांछित जो पौधे होते हैं वो भी उग जाते हैं। जो ये अनवांछित या अनचाहे पौधे होते हैं इनको खरपतवार कहा जाता है। क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। और इसको नष्ट करने के लिए 2,4-D का उपयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना, खरपतवार कहलाते हैं। तो फसल तो मुख्य फसल होती है, नर्सरी नहीं, झाड़ी नहीं, क्या कहलाते हैं, खरपतवार कहलाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो खरपतवार अवांछित और अनचाहे पौधे होते हैं। खरपतवार नाशी का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। अगली क्लास जो आएगी वो एनसीईआरटी किताब बेस्ड होगी, तो उसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा, टॉपिक यही रहेगा। अगला देखो, निम्न में से कौन से या कौन सा पौधा एक वर्षीय है? एक वर्षीय पौधे कौन कौन से, ये आपको बताना है। तो एक वर्षीय पौधे कौन कौन से हैं बताइए, देखें। ये आपको आयु के आधार पर विभाजित किया गया है। तो मक्का, ज्वार, बाजरा, इसके अलावा बात करें तो सरसों, ये क्या है, एक वर्षीय है। एक वर्षीय का मतलब क्या है, अगर इनकी उम्र 1 वर्ष से कम है तो भी आपको ध्यान में रखना है कि ये एक ऋतु तक ही होते हैं, एक ऋतु से आगे नहीं जाते। ये 2 ऋतुओं में नहीं हो सकते। मक्का, ज्वार, बाजरा ये सभी क्या है, एक ऋतु में ही पैदा होने वाले हैं, एक ऋतु में उग कर पक जाते हैं और कंप्लीट हो जाता है इनका जीवन काल। तो ये एक वर्षीय या एक ऋतु वाले पौधे कहलाते हैं। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे पौधे जिनका जीवन काल 2 वर्ष का होता है द्विवर्षीय कहलाते हैं।
जैसे प्याज है, पत्ता गोभी है, गाजर है। प्याज, पत्ता गोभी और गाजर, ये सारे क्या कहलाते हैं? ये आपके द्विवर्षी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द्विवर्षी पौधे कहलाते हैं। इनका जीवन काल कितना होता है? 2 वर्ष होता है। इसके अलावा तीसरी कैटेगरी होती है बहुवर्षी, जिसमें जीवन काल 2 वर्षों से अधिक होता है। जैसे नीम है, नीम का जीवन काल बहुत वर्ष होता है। चीड़ का जीवन काल बहुत होता है। बरगद का जीवन काल है कई वर्षों तक होता है। तो ये क्या कहलाते हैं? ये बहुवर्षी कहलाते हैं, बहुवर्षी पौधे कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये 3 कैटेगरी और होती है, एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। ठीक है, अगला देखो, प्याज, पत्ता गोभी, गाजर, इनका जीवन काल सामान्यतः कितना होता है? तो प्याज, पत्ता गोभी और गाजर की अभी हमने बात की थी। क्या 6 माह होता है? क्या 1 वर्ष होता है? तो न्यूनतम हमने 1 वर्षीय की बात की है। न्यूनतम कौन से की बात की है? 1 वर्षीय की बात की है। और दूसरी कैटेगरी थी द्विवर्षीय। ठीक है, और तीसरी कैटेगरी कौन सी थी? बहुवर्षीय, जिसमें हमने नीम की बात की, बरगद की बात की, चीड़ के पौधे की बात की, खेजड़ी की बात कर लो, और भी बहुत सारे होते हैं। द्विवर्षीय में हमने किसकी बात की थी? प्याज की बात की, पत्ता गोभी की बात की, गाजर की बात की, यानी कि ये 2-3 ऋतुओं में चलते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? सी ऑप्शन। ये 2 वर्ष सामान्यतः जीवन काल है, 2 वर्ष होता है। ये बात लिखी हुई है राजस्थान बोर्ड की किताब में। आपको कोई डाउट हो तो राजस्थान बोर्ड की किताब कक्षा 6 की, उसमें 9वां चैप्टर उठा के देख लेना, और उसमें आपको ये चीज मिल जाएगी। अगला प्रश्न देखो, बहुवर्षीय पौधे, वृक्ष किस ऋतु में पुष्पित होते हैं? बहुवर्षीय जो पौधे होते हैं या वृक्ष होते हैं, वो किस ऋतु में पुष्पित होते हैं, ये आपको बताना। या शीत ऋतु में, ग्रीष्म में, बसंत ऋतु में, केवल ग्रीष्म ऋतु में, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, देखें, जो बहुवर्षीय पौधे होते हैं वो सामान्यतः कौन सी ऋतु में? ग्रीष्म और बसंत ऋतु में ही वो पुष्पित होते हैं, यानी कि इनके पुष्प है वो ग्रीष्म ऋतु और बसंत ऋतु में ही आते हैं। ये आपको ध्यान में रखना। जैसे खेजड़ी देखा होगा, तो खेजड़ी के फल है वो ग्रीष्म ऋतु में होते हैं। खेजड़ी के फल है वो ग्रीष्म ऋतु में होते हैं। सामान्य तौर पर आपने देखा ही होगा खेजड़ी। तो ग्रीष्म और बसंत ऋतु के अंदर बहुवर्षीय पौधों में पुष्पन होता है। अगला प्रश्न देखो, ऐसे पौधे जिन्हें खड़े रहने के लिए, ऊर्ध्व वृद्धि करने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है, क्या कहलाते हैं? अब देखो, पौधों का और प्रकार आ गया। यहां पर 2 प्रकार की बात करेंगे। यहां पर पौधों के कितने प्रकार की बात करेंगे? 2 प्रकार के। एक पौधे तो वो होंगे जो आरोही होंगे, और एक होंगे आपके जिसको विसर्पी लता या वल्लरी कहते हैं। क्या कहते हैं? वल्लरी या विसर्पी लता कहते हैं। वल्लरी पौधे या विसर्पी लता। तो वे आरोही क्या होते हैं? जिनको सहारा चाहिए। जिनको क्या किया है? सहारा चाहिए। ऊपर चढ़ने के लिए सहारा चाहिए। और सहारा किस रूप में मिलता है? परतान के रूप में। वल्लरी होते हैं जिनको हम बेल या लता कहते हैं। बेल या लता कहते हैं वो वल्लरी। जैसे खेत में मतीरा वगैरह होते हैं, काचर मतीरा, वो बेल होती हैं, वल्लरी पौधे होते हैं वो। तो ये 2 कैटेगरी आपके आ गई। अब देखो, ये आरोहण के आधार पर 2 कैटेगरी है। तो ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं? आरोही पौधे कहलाते हैं। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। वल्लरी पौधे बता दिया, अवरोही कुछ होता नहीं है, मिश्रित कुछ नहीं होता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, आरोही पौधों को सहारा देने वाली दागे नुमा संरचना क्या कहलाती है? आरोही पौधे वे होते हैं जो जिन्हें ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। कुछ पौधों में दागेनुमा संरचना पाई जाती है, और इन संरचनाओं के सारे ये पौधे ऊपर चढ़ते हैं। और इन संरचनाओं को क्या कहा जाता है? परतान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परतान कहा जाता है। परतान क्या होता है? पर्णवृंत पत्ती या तने का रूपांतरित रूप होता है। इनका जो रूपांतरित रूप है, ये रूपांतरित रूप ही क्या कहलाता है? परतान कहलाता है। और ये परतान ही क्या करता है? सहारा देता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो परतान आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे कौन कौन से पौधे? जैसे मैं बात करूं मटर की, जैसे ककड़ी हो गया, ककड़ी, जैसे हो गया करेला, जैसे हो गया तुरई। ठीक है, ये सारे के सारे पौधे ऐसे हैं जिनको सहारा आवश्यकता होती है। आरोही पौधे हैं ये कौन से हैं? सब आरोही पौधे हैं। आगे बढ़ो।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से वल्लरी पौधे नहीं है? वल्लरी कौन से नहीं है? मटर, ककड़ी, मनी प्लांट, करेला, ये कौन से हैं? ये सारे आरोही हैं। ये वल्लरी नहीं है, ये आरोही हैं। आरोही मतलब जिनमें परतान के सहारे ऊपर चढ़ते हैं, जो परतान के सहारे ऊपर चढ़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? आरोही पौधे कहलाते हैं। तरबूज और कद्दू कैसे पौधे हैं? वल्लरी हैं। तो आपको ध्यान में रखना, वल्लरी कौन से नहीं है? बी और सी। मनी प्लांट वल्लरी नहीं है, आरोही है। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से जलीय पौधा नहीं है। कौन सा पौधा जलीय नहीं है? आरोही और वह आपके वल्लरी हो गए। अब आते हैं जलीय पौधों की बात करते हैं। तो जलीय पौधों में कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से नहीं आते, ये आपको बताना है। तो यहां पर लिखा है आपके सोल्डेनेला, लाइकेन, कमल, सिंगाड़ा, वेलिसनेरिया, हाइड्रेला, जलकुंभी। तो हमें नाम देख के पता चल रहा है कि ये तीनों कैटेगरी है वो कौन से पौधों की है? जलीय पौधों की है। ये कैसे है? जलीय पौधे हैं। ठीक है, तो आपके बचा कौन सा है? सोल्डेनेला और लाइकेन। ये कैसे पौधे होते हैं? ये स्थलीय पौधे हैं, जमीन पर पाए जाने वाले पौधे हैं, स्थलीय पौधे इनको कहा जाता है। और ये आपको ध्यान में रखना है कि सोल्डेनेला और लाइकेन है, ये शीत आवास के पौधे हैं। कौन से आवास के हैं? शीत स्थलीय आवास है, शीत स्थलीय आवास के पौधे हैं। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से असत्य कथन है। जलीय आवास वाले पौधे जलोदभिद पादप कहलाते हैं। बिल्कुल सही बात है। जलीय पादपों में जड़ें पूर्ण विकसित व गहरी होती हैं। बिल्कुल गलत बात है। जड़ें कैसी होती हैं? अल्प विकसित होती हैं और गहरी नहीं होती हैं, जड़ें अल्प विकसित होती हैं। तने में उत्प्लावकता बनाए रखने हेतु वायु कोष पाए जाते हैं जो तैरने में सहायता करते हैं। इन पादपों की पत्तियां कटी फटी और रिबन के समान होती हैं। ये भी सही। तीन बातें बिल्कुल सही है, लेकिन बी वाली जो बात है ये बिल्कुल गलत है। जलीय पादपों में जड़ें अल्प विकसित होती है, गहरी बिल्कुल नहीं होती हैं, ये भी गलत बात है। तो बी ऑप्शन आपका आंसर यहां पर होगा। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से सही सुमेलित है। सतही पादप, सतही जलीय पादप जलकुंभी, जल निमग्न पादप हाइड्रीला, सतही जलीय पादप जल निमग्न पादप। तो ये आपको बताना है कि कौन सा किस कैटेगरी का नहीं है। सतह पर तैरने वाले जलीय पादप कौन है? जलकुंभी हो गया। और जल निमग्न या जल में डूबा हुआ कौन रहता है? हाइड्रीला रहता है। और उभयचारी, उभयचारी मतलब दोनों इस तरह से रह सकता है, और सतह पर भी रह सकता है और जल निमग्न भी रह सकता है। तो ऐसा कौन सा है? वेलिशनेरिया है। हाइड्रीला डूबा हुआ रहता है। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी बिल्कुल सही है, तीनों ही ऑप्शन सही सुमेलित है, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ो। निम्न में से समोद्भिद पादप है। समोद्भिद बताना है आपको। अभी हम बात कर रहे थे जलीय की, अब स्थलीय के अंदर तीन कैटेगरी पाई जाती हैं। कौन कौन सी? एक है आपके समोद्भिद, और दूसरी है आपके शीत आवास। दूसरी कौन सी? शीत आवास। शीत आवास के बाद एक है शुष्क आवास। शुष्क मतलब मरुदभिद, मरुदभिद। समोद्भिद में कौन कौन रहते हैं? नीम हो गया, बांस हो गया, ये समोद्भिद है। शीत आवास की बात करें तो अभी हम बात कर रहे थे पहले सोल्डेनेला, और बात करें तो आपके लाइकेन, ये शीत आवास के हैं। मरुदभिद की बात करें या मरुस्थल में पाए जाने वाले या शुष्क आवास वाले, खेजड़ी हो गया, डंडा थोर हो गया, नाग फनी हो गया, ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ये आपके इस कैटेगरी के पौधे हैं। ये स्थलीय की तीन कैटेगरी है, तीनों का तीनों किस कौन से आवास के हैं? स्थलीय आवास के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समोद्भिद कौन सा है? ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, ऐसे पौधे जिनमें पुष्प नहीं होते हैं।
ऐसे पौधे जिनमें पुष्प होते ही नहीं। अब पुष्पों की उपस्थिति के आधार पर पौधों के वर्गीकरण की बात कर रहे हैं। ऐसे पौधे जिनमें पुष्प नहीं पाए जाते हैं। तो दो प्रकार के हो गए पुष्प के आधार पर, एक हो गए पुष्पीय पौधे और दूसरे हो गए अपुष्पीय पौधे। तो पुष्पीय पौधे कौन कौन से, जिनमें पुष्प पाए जाते हैं, जैसे गुलाब के बाद अगर बात करें तो गुड़हल, गुलमोहर, इनमें क्या है आपके अमलतास, इन सभी के अंदर पुष्प पाए जाते हैं। पुष्प बिना पुष्प वाले कौन कौन से हैं, फर्न और मॉस। ये पूछा हुआ प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, फर्न और मॉस। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इनमें पुष्प नहीं पाए जाते, अपुष्पीय पौधे हैं। अगला देखो, अशक्य कथन की पहचान करनी है आपको। जड़ें मृदा से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं, बिल्कुल सही बात है। जड़ें पौधों को स्थिरता प्रदान करती हैं, बिल्कुल सही बात है। जड़ें मृदा अपरदन को बढ़ाती हैं, बिल्कुल गलत बात है। मृदा अपरदन को घटाती हैं या रोकती हैं या कम करती हैं, ठीक है। सभी पौधों में जड़ें अलग अलग प्रकार की होती हैं, मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, मूसला मूल और आपके कौन सी, जकड़ा मूल। जकड़ा मूल को क्या कहते हैं, रेशेदार मूल। रेशेदार मूल से संबंधित आपको ध्यान में रखना है, अगर जड़ें रेशेदार है तो उनकी पत्तियों का सिरा विन्यास कैसा होगा, समांतर, और मूसला में सिरा विन्यास कैसा होगा, जालिकावत। ये महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, असत्य कथन। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से किसमें मूसला मूल पाई जाती है। मूसला मूल किसमें पाई जाती है, बताइए देखें। मूसला मूल वाले पौधे कौन कौन से हैं, बताओ। तो मूसला मूल की अगर बात करें तो आम और नीम के अंदर कौन सी मूल पाई जाती है, मूसला मूल पाई जाती है। जबकि मक्का है, बाजरा है, गेहूं, प्याज, गन्ना, प्याज, इन सभी के अंदर क्या पाई जाती है, आपके रेशेदार या जकड़ा मूल पाई जाती है। मूसला मूल कौन सी होती है, जिनके पार्श्व में दूसरी जड़ें निकलती हैं। और रेशेदार जड़ें क्या होती हैं, इनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती हैं, सभी एक जैसी होती हैं रेशेदार में। रेशेदार को क्या कहते हैं, जकड़ा कहते हैं। इनको जकड़ा या रेशेदार जड़ कहा जाता है। जड़ या मूल एक ही बात होती है। तो आपका उत्तर क्या हो गया, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, जड़ों के रूपांतरण के संदर्भ में सत्य नहीं है। कौन सा सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहां पर देखो, खाद्य संग्रहण का काम कौन करती हैं, ये आपको बताना है। खाद्य संग्रहण, गाजर, मूली, शकरकंद, ये खाद्य संग्रहण करती है। आरोहण की बात करें तो मनी प्लांट में जड़ें आरोहण का काम करती हैं। जनन का काम किस में करती हैं, डहेलिया में करती हैं। और सहारा प्रदान करने में तरबूजा और खरबूजा। तो खरबूजा और तरबूजा तो ये तो क्या किस प्रकार के हैं, वल्लरी पौधे हैं। इसमें क्या है, सहारा नहीं चाहिए, तो सहारा पर किस में प्रदान करती हैं, सहारा प्रदान करती हैं गन्ना और बरगद में। जड़ें किस में सहारा प्रदान करती है, गन्ना और बरगद में। तो ये बरगद वाला पूछा हुआ है, बरगद में जड़ों का कार्य है तो सहारा प्रदान करना। क्या प्रदान करना है, सहारा प्रदान करना। तो ये डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ो, अगला है, निम्न में से सही कथन है। हरे तनों में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, प्रकाश संश्लेषण भी होगा, बिल्कुल सही है। तना पत्तियों में निर्मित भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। गुलाब और चमेली में तने द्वारा कायिक जनन होता है। तो उपयुक्त तो सभी कथन सत्य हैं, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आलू अदरक हल्दी है, आलू अदरक हल्दी क्या है, स्थानिक तना, भूमिगत जड़, भूमिगत तना, ऊपरी भूस्थारिका। तो इसकी बात करें तो आलू अदरक हल्दी ये भूमिगत तना होते हैं। क्या होते हैं, भूमिगत तना। सी ऑप्शन आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखो,
पत्ती का भाग नहीं है। मध्य सिरा, पर्णवृंत, सिरा, धमनी। ये धमनी यहाँ नहीं आती, धमनी मानव शरीर में आती है। मानव शरीर या किसी जंतु के शरीर की बात करें वहां धमनी आती है, रक्त परिसंचरण का कार्य करती है। मध्य सिरा जो पत्ती के बीच में, जैसे ये पत्ती है तो यहाँ पर बीच में एक सिरा पाई जाती है, मोटी सिरा होती है, वो क्या कहलाती है? मध्य सिरा कहलाती है। बीच वाली ये बीच वाली सिरा तो मध्य सिरा कहलाती है। बाकी उपसिराएं होती हैं, ये पर्णवृंत होता है जहाँ से ये तने से जुड़ी होती हैं, और ये साइड में निकली ये सिराएं कहलाती हैं। तो कौन सा पत्ती का भाग नहीं है? डी ऑप्शन भाग नहीं है। और ये जो चपटा भाग है ये पत्ती का फलक कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी रहती है। पत्ती के कौन से भाग द्वारा वो तने से जुड़ी रहती हैं ये आपको बताना है। तो पत्ती का कौन सा भाग होता है? तो वो भाग होता है पर्णवृंत। क्या होता है? पर्णवृंत होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ए ऑप्शन आपका उत्तर होगा। पौधे अपना भोजन किस रूप में संग्रहित करते हैं? जल के रूप में, मंड, स्टार्च, वाष्प, अमीनो अम्ल। तो ये मंड या स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में जब भोजन बनता है तो मंड या स्टार्च के रूप में उसको बाद में संग्रहित कर लिया जाता है। अगला है, पत्तियों में श्वसन क्रिया किसके द्वारा होती है? पत्तियों में श्वसन क्रिया किसके द्वारा होती है ये बताना है। पर्णवृत्त, रंध्र, सिराएं, इनमें से कोई नहीं। तो पत्तियों के ऊपर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, इनके द्वारा कौन सी क्रिया होती है? श्वसन क्रिया होती है। गैसों का आदान प्रदान होता है, गैसों का आदान प्रदान या विनिमय भी कह सकते हैं। इसी के साथ यहाँ से और क्या क्रिया होती है? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, पत्तियों में जालिकावत व समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण करती हैं, सही है। पत्तियां वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बचत नहीं करती है, जल की क्या करती है? हानि करती है, जल की हानि करती है। पत्तियों द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये सी ऑप्शन सही नहीं है। बचत नहीं करती, हानि करती है। अगला है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में उप उत्पाद के रूप में क्या निर्मित होता है? उप उत्पाद के रूप में क्या निर्मित होता है? कार्बोहाइड्रेट, जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बनता है? देखो, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो उसमें उप उत्पाद के रूप में क्या बनता है? तो उप उत्पाद के रूप में बनता ऑक्सीजन। ये स्पष्ट रूप से ये लाइन लिखी हुई है राजस्थान बोर्ड की बुक में, और अभिक्रिया के साथ में भी ऐसा दे रखा है। इधर दे रखा है CO2। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण की बात हम कर रहे हैं। CO2, और CO2 से क्या बनता है? पर्ण हरित की उपस्थिति में और सनलाइट, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश, क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट बनता है। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट बनता है, और यहाँ पर जो जल होता है वो किस में बदलता है? ऑक्सीजन में बदलता है। ये अभिक्रिया एज इट इज दी हुई है राजस्थान बोर्ड की बुक में। तो ऑक्सीजन यहाँ पर उप उत्पाद के रूप में बनता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखो, पत्तियों में कौन सी क्रिया नहीं होती है? प्रकाश संश्लेषण होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, श्वसन होता है। कौन सी क्रिया? इनमें से कोई नहीं। ये सारी क्रियाएं पत्तियों में होती है। श्वसन की क्रिया भी होती है जो कि रंध्रों के द्वारा नियंत्रित होती है। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से द्विवर्षीय पादप है। द्विवर्षीय कौन सा है? गेहूं, चना, प्याज, चीड़। तो द्विवर्षीय बताओ कौन सा है? द्विवर्षीय पादप बताओ। यहाँ पर अभी हम पढ़ के आए हैं कौन सा द्विवर्षीय होता है, कौन सा एक वर्षीय होता है, सारा कुछ हम देख के आए हैं। तो अब बताइए, देखें। तो प्याज, पत्ता गोभी, गाजर, इसकी हमने बात की थी। तो प्याज यहाँ पर कौन सा है? द्विवर्षीय होता है। ये आपका अंतिम प्रश्न था। तो आप मेरे को बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके 30 में से सही हुए, आप सेफ कैटेगरी में है या नहीं है। देखते हैं अभी। ये राजस्थान बोर्ड से बनने वाले आसान से प्रश्न हैं, उस बुक से बनने वाले बिल्कुल ही आसान प्रश्न। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।